देश में जातियों के आधार पर जनगणना 1931 में की गई थी। उसके बाद 2011 में भी जातियों के आधार पर जनगणना हुई, लेकिन उसके आंकड़े घोषित नहीं किए गए। हमारा मानना है कि जब एक जाति का सिस्टम हमारे देश में है तो उनको आंकड़ों में प्रदर्शित करने में हर्ज क्या है। जातियों के आधार पर जनगणना करने से वास्तविक स्थिति पता चलेगी किस जाति के कितने लोग हैं। अभी भी हमारे राजनेता और राजनीतिक दल जातीय समीकरण बिठाकर ही मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं, सांसद, विधायक और निगम पंचायत तक में प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट सिराज साहिल। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं जो बहुत ज़्यादा सरगर्मियां पेश कर रहा है। वो मुद्दा है जातियों के आधार पर जनगणना। हमारे देश में जातियों के आधार पर जनगणना 1931 में की गई थी। उसके बाद 2011 में भी जातियों के आधार पर जनगणना हुई, लेकिन उसके आंकड़े घोषित नहीं किए गए। अब ख़ास तौर से बिहार की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल, वो चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, अवामी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, ये सब लोग हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर गुहार लगाए हैं कि जातियों के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। 2021 की जो जनगणना हुई उसकी रिपोर्ट भी जातियों के आधार पर देशवासियों के सामने पेश की जाए। हमारा मानना है कि जब एक जाति का सिस्टम हमारे देश में है तो उनको आंकड़ों में प्रदर्शित करने में हर्ज क्या है। जातियों के आधार पर जनगणना करने से वास्तविक स्थिति पता चलेगी किस जाति के कितने लोग हैं। अभी भी हमारे राजनेता और राजनीतिक दल जातीय समीकरण बिठाकर ही मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं, सांसद, विधायक और निगम पंचायत तक में प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारते हैं। कई जगह विधानसभा और लोकसभा में जातियों के आधार पर सीटें भी आरक्षित हैं। तो फिर पूरी तरह से पारदर्शिता दिखाते हुए हमारी सरकारें जातियों के आधार पर जनगणना करने से क्यों कतराती हैं। हमारी सरकारों को लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सामाजिक ताने बाने को ईमानदारी से गणना करना चाहिए और आंकड़े भी प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि जातीय ही नहीं एक आर्थिक स्थिति से भी अवलोकन किया जा सके और देश के निर्माण में उन जातियों और समूहों का किस तरह से सकारात्मक इस्तेमाल कर देश को विकास के पथ पर आगे ले जाया जाए, या उन जातियों के उत्थान के लिए किस तरह की योजनाएं बनाई जाएं और उनका क्रियान्वयन एक समयबद्ध तरीके से किया जाए, ताकि समाज में सभी जातियों को आगे बढ़ने का समान अवसर मिल सके। रही बात जातियों के आधार पर जनगणना से आरक्षण पे नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव पड़ने की, तो एक पत्रकार और विश्लेषक होने के नाते मेरा मानना ये है कि यदि आरक्षण की व्यवस्था पर कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और यदि किन्हीं लोगों को ये लगता है इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो उनका ये भय भी गलत है। क्योंकि जब हम जातियों के आधार पर जनगणना कर ले जाएंगे और जो दबी कुचली जातियां हैं या विकास की रफ्तार में वो पिछड़ गई हैं, उनको मुख्य धारा में जब हम ले आएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें समाज में आरक्षण जैसी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। कमोबेश सभी जाति के लोग विकास की गंगा में एक साथ आगे बढ़ेंगे और अपनी जाति को
देश के विकास और उत्थान में लगाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमारे यहाँ जाति के आधार पर सारे कार्यक्रम होते हैं, जातियों में लोग बटे हुए हैं, ये एक सच्चाई है। इसलिए इस सच्चाई को सरकारों को छुपाने से बाज आना चाहिए, बल्कि इन सच्चाइयों को उजागर करते हुए जातियों के बीच में आपसी भाईचारा और तालमेल समन्वय स्थापित करने की दिशा में राजनीतिक दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए समाज देश की उन्नति के लिए जातिगत जनगणना का समर्थन करना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे पिछले 7 साल के अपने कार्यकाल में अच्छे कार्य किए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र हित और समाज हित में जातिगत जनगणना करने के निर्णय लेना चाहिए और इस कार्य में हरी झंडी दिखाते हुए दूसरी सरकारों की नकारात्मकता पर कुठाराघात करते हुए एक सकारात्मक बहस करना चाहिए। इस बार के मुद्दे पर इतना ही। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।